हाउ आर यू? दिस इज़ किशोर बंसल और ये है हमारा न्यू कोर्स जो कि है हमारी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे करके ये अपना जो डेवलपमेंट हुआ है कैसे हुआ है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स में कंटेंट्स क्या होंगे। ये होंगे प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, महाजनपद, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, संगम एज, गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता एज। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर हम जो ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और कुछ मैप्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ईयर्स को कैसे लेबल करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि पैलियोलिथिक पीरियड में इन्होंने क्या बताया। देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम बात करेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है हमारा, लिथिक का मतलब क्या है? लिथिक का मतलब है स्टोन एज। मतलब लिथिक जो है एक लिथोस को कहते हैं, स्टोन को कहते हैं लिथोस। ठीक है ना, ये लैटिन भाषा में लिथोस कहा जाता है, इसी वजह से लिथिक वर्ड जो बना है वो लिथोस से बना है। तो पैलियोलिथिक मतलब, पैलियो मतलब पुराना, ठीक है ना, लिथिक मतलब स्टोन। तो ये पुरानी स्टोन एज है सबसे पहले जो हम मानते हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। वैसे तो अगर अर्थ की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत पुरानी है, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में हम लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है पेलियोलिथिक पीरियड। इसमें तीन पेलियोलिथिक पे अंदर भी तीन डिवीजन है, लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और एक अपर पैलियोलिथिक। ठीक है ना। तो लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक जो है वो 25 लाख से 50,000 साल पहले तक है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 से 40,000 और फिर जो अपर पैलियोलिथिक है वो 40,000 से लगभग 10,000 साल पहले तक है। ठीक है, तो इसमें कोई, हमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई रिटिन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। कुछ भी उस टाइम लिखना पढ़ना नहीं आता था इंसान से। लोग बाग जो जो भी लोग तो थे भी नहीं। जो हमारी जो स्पीशीज़ थी वो भी थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे हम अब दिखते हैं उस टाइम थोड़ा बंदर जैसे दिखा करते थे। ठीक है ना। उसमें भी मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और उन स्पीशीज़ को क्या बोलते थे। देखिए सबसे पहले होमो हैबिलिस थे, जिन्हें एबल मैन कहा जाता था। एबल मैन का मतलब जो कि थोड़े बहुत स्टोन्स वगैरह के अपने टूल्स बनाकर यूज़ कर लिया करते थे उसे। तो वो थोड़ा बंदरों से, दिमाग एप्स से, क्योंकि हम लोगों का जो एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है वो एप्स से हुआ है, और एप भी एक तरीके का बंदर ही मान लीजिए आप। तो उससे जब हम धीरे धीरे इवॉल्व होकर आदमी के रूप में आए, तो सबसे शुरू का जो इवोल्यूशन था वो कहा जा सकता है होमो हैबिलिस, जो कि 25 लाख साल पहले हुआ है। और इसमें ख़ास बात ये थी कि ये थोड़े से समझदार हो गए थे और इन्होंने स्टोन्स के टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो मतलब कुछ काम करने के लिए खाली हाथों से ही नहीं बल्कि स्टोन से भी इन्होंने मदद लेनी शुरू कर दी थी। तो ये होमो हैबिलिस थे। उसके बाद होमो इरेक्टस, जिसका मतलब है कि एक थोड़ा सा जो इनका झुका हुआ पोस्चर था वो थोड़ा और सीधा हो गया था। तो ये अपराइट मैन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखने का रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा मुश्किल अगर आपका एग्ज़ाम का पेपर आ जाए तो उसमें पूछ सकते हैं कि होमो हैबिलिस को एबल मैन कहा जाता था या होमो इरेक्टस जो था वो ये अपराइट मैन कहा जाता था उसे, क्योंकि उसका थोड़ा पोस्चर सीधे की साइड था। उसके बाद आए नियंडरथल्स, जिसे कहा जाता है न्यू स्पीशीज़, न्यू ह्यूमन स्पीशीज़, नियंडरथल्स। होमो सेपियंस नियंडरथल्स पूरा नाम ये है। और इसकी खास बात ये थी कि ये थोड़े से और इंसानों जैसे लगने लगे थे। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो इंसानों जैसा हो गया था बंदरों की बजाय, और थोड़ा जो पैर थे वो लंबे हो गए थे, हाथ छोटे हो गए थे। इस तरीके से इनका थोड़ा स्ट्रक्चर और ज़्यादा चेंज हो गया था। ये लगभग 4 लाख साल पहले हुआ है ऐसा। और फिर उसके बाद आते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हमारी मॉडर्न स्पीशीज़ है। और धीरे धीरे फिर मॉडर्न ह्यूमन का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, जिसने कि काफ़ी सारी, ये जो हम देख रहे हैं अभी तरक्की जो हुई है पिछले 500 साल में, वो सारी मॉडर्न ह्यूमन ने ही करी है, या पिछले 2-4 साल में कहा जा सकता है बल्कि। ठीक है ना। तो ये इसका इवोल्यूशन हुआ है इंसानों का।
तो शुरू में जो था कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि कुछ लिखना पढ़ना उन्हें आता नहीं था, सिर्फ वो पेंटिंग्स करते थे। और जो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है वो है पॉटरी मिली है, कुछ थोड़े बहुत मिट्टी के बर्तन, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, स्टोन के टूल्स मिले हैं। मैं बता रहा था आपको कि स्टोन के टूल्स को ये इस्तेमाल करते थे, जैसे कि छोटे छोटे टूल्स भी ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के होते हैं। टूल्स भी इनके पास ऐसे थे कि जैसे कोई एक नोकीला स्टोन है तो उससे काम कर लिया, उससे शिकार कर लिया इन्होंने, है ना, वो फेंक कर मार दिया, उससे जानवर मर गया, जैसे भी ये इस तरीके से छोटे छोटे स्टोन टूल्स थे। और मेटल के इम्प्लीमेंट्स थे, जो कि कुछ मेटल भी नेचुरल तौर पर पाया जाता होगा तो उस टाइम वो यूज़ कर लेते थे। वैसे मेटल उन्हें पता नहीं था कि मेटल, ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल यहाँ पर यूज़ में नहीं आता था। ठीक है ना। ये तो मेटल इम्प्लीमेंट्स तो इन्होंने गलत लिख रखा है, स्टोन टूल्स ही होते थे इनके पास। मेटल उस टाइम तक इन्हें पता नहीं था कि मेटल क्या होता है। ठीक है। और इसी के आधार पे हम जान पाते हैं कि ये क्या करते थे, कैसा इनका जीवन रहा हुआ होगा उस टाइम पर। तो अभी बात करते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है इसमें वो ये है कि पैलोलिथिक, मैंने कहा आपसे, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है ना, इसे ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। मिडिल स्टोन एज होती है मेसोलिथिक, और पैलोलिथिक का टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसी। अब आप समझ रहे हैं इसे, ये लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। उसके बाद आता है मेसोलिथिक, जिसमें कि 10,000 साल से 5,000 साल। थोड़ा बहुत ये भी आप याद रखिएगा कि एग्जैक्ट बिल्कुल कोई डिमार्केशन नहीं करा जा सकता इन टाइम पीरियड्स के बीच में। थोड़ा हो सकता है कहीं पर पुराना ही रिवाज से लोग बाग रह रहे हों और कहीं पर थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया हो लोगों के जीने में। तो इस तरीके से मेसोलिथिक, इसी वजह से यहाँ पर मोटा मोटा बताया गया है, कोई एग्जैक्ट कोई वो नहीं है इसका कि हमें कहीं से प्रमाण मिले हो कि एग्जैक्ट इस ईयर के बाद कोई डेवलपमेंट हुआ था। और ऐसे ही ये नियोलिथिक है, ये न्यू स्टोन एज कहा जाता है इसे, जो कि 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, मतलब लगभग 9,000 साल पहले से लेकर 3,000 साल पहले तक ये नियोलिथिक कहते हैं। और ये ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके से ये टाइम पीरियड्स आए हैं, किस तरीके से ये एजिस चली हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। चालकोलिथिक आता है। चालकोलिथिक का मतलब है कि जैसे सी से स्टार्ट होता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कॉपर का इन्वेंशन हो गया था चालकोलिथिक टाइम में। मतलब लोग वह स्टोन भी यूज़ कर रहे थे और मेटल भी आ गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है। ये आ जाता है कई बार कि चालकोलिथिक क्यों कहा जाता है, या फिर कॉपर की सबसे पहला मेटल जो यूज़ हुआ है वो आयरन हुआ है या कॉपर हुआ है, तो कॉपर ही हुआ है। इसी वजह से सी से स्टार्ट करते हुए याद करा जा सकता है कि चालकोलिथिक है। ये 2100 बीसी से लेकर 700 बीसी तक ये पीरियड चला है। पीलियोलिथिक में 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। और अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हर जगह मतलब अलग अलग टाइम पर ये पीरियड आए हैं। मतलब जो ये एज है, जैसे ओल्ड स्टोन एज है, तो ये हो सकता है नॉर्थ इंडिया में अलग टाइम पर आया और साउथ इंडिया में अलग। तो इसका कोई सेट कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं है, मोटा मोटा बताया जा सकता है कि हाँ, ये इस टाइम पीरियड के बीच में रहा है। और अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में अब हम बात करेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या है ये मैं बता चुका हूँ इसका। ये टाइम पीरियड कौन सा है, 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि इसमें आइस एज, एक आइस एज रही है। आइस एज का मतलब कि हमारा जो वातावरण था वो काफ़ी ठंडा था इस टाइम पे, और ये था 1 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। काफ़ी ठंडा टाइम पीरियड था, और इसे क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये नीचे लिखा है, प्लीस्टोसिन पीरियड। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीस्टोसिन पीरियड या आइस एज का जो पीरियड था उसे किस नाम से, किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो है प्लीस्टोसिन पीरियड। या फिर उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, और इसका टाइम पीरियड भी कहा जा सकता है कि ये बताइए, तो ये 1 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का था। ये पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं हम दोबारा। इसमें हमने फायर का यूज़ सीख लिया था इंसान ने इसी बीच में। तो अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आने लगे फायर का यूज़ कब शुरू हुआ था, तो पैलियोलिथिक पीरियड में हो चुका था। और
तैरना वगैरह नहीं जानता था इंसान, तो जो भी कोई अगर बीच में पानी की या नदी का कोई रास्ता था तो वो लैंड से होकर ही निकल सकता था। अगर मतलब पानी है बीच में तो तैरना वगैरह नहीं जानता था। टूल्स जो हैं वो बोन्स यूज़ करते थे, जो कि हड्डियाँ होती थी जानवरों की, उन्हें टूल्स बना लेते थे। लावा की रॉक्स को बना लेते थे टूल। और कुछ स्पीयर्स वगैरह भी पाए गए हैं। ठीक है ना। स्पीयर्स इस तरीके से कि लकड़ी की डंडे के ऊपर उन्होंने स्टोन का एक पॉइंटेड हेड लगा लिया तो वो स्पीयर बन गया, मतलब भाला। क्या करते थे, हैबिटेशन और ऑक्यूपेशन क्या था उनका, देखिए हंटिंग और गैदरिंग करते थे, शिकार खेलते थे, और साथ में अगर कोई फ्रूट्स उन्हें दिख जाते थे तो उसे इकट्ठा करके वो खा लेते थे। तो खाने का काम इस तरीके से चलता था। नोमैडिक पीपल थे, इधर से उधर दौड़ते रहते थे, इधर से उधर अपने सेटलमेंट्स को चेंज करते रहते थे, कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। जहाँ भी उन्हें दिखता था कि यहाँ पर हमें खाना मिल जाएगा, वहीं पर ही वो रह लेते थे। एग्रीकल्चर नहीं पता था, ये याद रखना, एग्रीकल्चर उस टाइम नहीं होता था। कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, वही मतलब एक जगह नहीं रहते थे, जहाँ पर उन्हें खाना मिलता था वहीं पर ही वे रह लेते थे। और जैसे रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, रोटी की बात कर ली, कपड़े उनके पास थे ही नहीं। और अगर हम मकान की बात करें तो वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है। केव पेंटिंग्स बनाते थे, अगर खाली टाइम होता था कुछ ना कुछ देखते रहते थे, दिमाग में कुछ चलता रहता होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में उनके पास लैंग्वेज भी नहीं थी, तो सिर्फ वो केव में अपनी गुफाओं में बैठे हुए पेंटिंग्स बना लेते थे। और उसमें भी जैसे फूल से उन्होंने कोई पिगमेंट ले लिया, या फिर कोई पत्थर है उसे पत्थर के ऊपर रगड़ो, कई बार वो रंग छोड़ता है, तो उस तरीके से उन्होंने केव पेंटिंग्स बनाई हैं। और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनका, ये कह सकते हैं इंडिया में भीमबेटका एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये एरिया है, जहाँ पर हमें लगभग 800 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, जिनमें की, और उनमें से 500 में तो पेंटिंग्स बनी हुई हैं इनकी। तो भीमबेटका अगर आ जाए कि पैलियोलिथिक पीरियड में इंडिया में कौन सा सेटलमेंट है फेमस सेटलमेंट, तो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे, इसमें लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। अभी तो हमने पूरे पैलियोलिथिक पीरियड की बात करी, अब हम लोअर पे जाएंगे। मैंने बताया था आपको 3 डिविजन्स हैं, तो लोअर की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। लोअर में था लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक। ठीक है। इनमें क्लीवर्स और हैंड एक्सेस ये इस्तेमाल करते थे, जैसे कि वही मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक टूल्स होते थे या हथियार होते थे, कि जैसे क्लीवर्स को कहा जाता है जैसे चाकू टाइप की चीज़, बल्कि चाकू तो बहुत एडवांस हो गया, वो तो बस एक लंबा पत्थर होता था जिसमें कि धार लगी हुई होती थी। और हैंड एक्सिस मतलब वही पत्थर में अगर धार लगी हुई है, नोकीला पत्थर है, तो उसे किसी चीज़ पर मार कर उसे काटना, वो वाला काम था। ठीक है। इनके जो साइट्स होती थी वो ज़्यादातर पानी के पास होती थी, पानी के पास रहेंगे, पानी की ज़रूरत होती है, तो वहीं पर ही वे रह लेते थे। और ये जो पीरियड है, ये जो आपका लोअर पैलियोलिथिक है, इसके अंदर ही आता है प्लीस्टोसिन पीरियड। वैसे तो पूरे पैलियोलिथिक के अंदर आता है भाई, इसमें 3 डिवीजन है पैलियोलिथिक में, लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक, फिर दूसरा है मिडिल, और फिर तीसरा है तीसरे की मैंने क्या बताया था आपको, मिडिल पैलियोलिथिक है, और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। ठीक है ना। तो लोअर वाले के अंदर ही आता है प्लीस्टोसिन पीरियड भी। ठीक है। और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। और ये निएंडरथल मैन थे इस टाइम पे। ये भी पूछा जा सकता है कि पैलियोलिथिक पीरियड में कौन से लोग रहा करते थे, तो ये निएंडरथल थे मेनली। ठीक है। और निएंडरथल कौन से थे मैंने बताया आपको, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल, और फिर उसके बाद होमो सेपियंस। तो निएंडरथल थर्ड स्टेज था ह्यूमन इवोल्यूशन का। ठीक है। इंडिया में साइट्स कौन कौन सी हैं, बेलन वैली है जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोअन वैली है प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान। तो हम देख सकते हैं कि ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में रहा करते थे। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके के बनकर कि जो पीलियोलिथिक पीरियड में हम साइट्स देखते हैं वो कहाँ पर थी मेनली, तो आ सकता है एक उसमें स्टेटमेंट आ सकता है कि साउथ में रहा करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इंडियन साइट्स में याद रखना कि टोटल भी एक बार देख लिया करना कि टोटल जो एरिया है वो कौन सा बैठ रहा है।
नर्मदा वैली तक भी रहा करते थे। नर्मदा वैली के आसपास ही भीमबेटका पड़ता है, तो इसलिए भीमबेटका भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीका में और वेस्टर्न यूरोप में ये लोग रहा करते थे। ठीक है। मिडिल पेलियोलिथिक की बात करें तो ये 50,000 से 40,000 10,000 साल का पीरियड है। और ये जो है टूल्स जो थे वो फ्लेक्स मतलब जैसे टूल, पत्थर को पत्थर पे मारो तो उसके जो टुकड़े टूटेंगे वो फ्लेक्स कहलाते हैं। फ्लेक्स होते थे, ब्लेड्स होते थे इनके पास लंबे पैने पत्थर। बोरर्स मतलब जो कि किसी चीज़ में छेद कर सकें। पॉइंटर्स वही होते थे जो आपको किसी चीज़ में आप सुराख कर सकते हैं। और स्क्रैपर्स मतलब कुछ घिसने के लिए, कुछ जैसे मिट्टी मिट्टी को उखाड़ने के लिए स्क्रैपर्स, इस तरीके का चीज़ होती थी वो। ठीक है ना। तो वो थे, ये सब पत्थर की बेसिक चीज़ें थी। और कोई हैबिटेशन में ख़ास चेंज नहीं हुआ। और नियंडरथल जो हंटर्स हैं, हंटिंग ही करते थे। नियंडरथल मैन ही थे वहाँ पर भी। और एक वैली ऑफ नियंडर कहा जाता है, वो जर्मनी में लोकेटेड है। ये भी आप याद रखिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वैली ऑफ नियंडर कहाँ पर थी, तो ये जर्मनी में थी। और जो लोग मर जाते थे उन्हें ब्यूरियल साइट से पहले उन्हें पेंट करा जाता था। ठीक है ना। उन्हें गाड़ने से पहले उन्हें पेंट कर दिया जाता था उनके ऊपर। इंडियन साइट्स कौन कौन सी हैं? ये है बेलन वैली, वही जो हमने ऊपर पढ़ी, बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और तुंगभद्रा और भीमबेटका, साउथ ऑफ रिवर तुंगभद्रा, इसमें लिखा है तुंगभद्रा के साउथ में भीमबेटका। तुंगभद्रा के किनारे था भीमबेटका। ये गलत है वैसे, तुंगभद्रा के किनारे नहीं था, नर्मदा के किनारे था भीमबेटका, क्योंकि मध्य प्रदेश में है नर्मदा। और ये तुंगभद्रा तो ये आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, तो ये तुंगभद्रा गलत है। तुंगभद्रा के आसपास कहा जा सकता है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में रहा करते थे। ठीक है। वर्ल्ड साइट्स कौन सी है? वैली ऑफ नियंडर जर्मनी। अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। ये 40,000 से 10,000 साल पहले तक रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात ये हुई है कि इसमें मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्योंकि आइस एज की हम बात करें तो वो मैंने आपको बताया था 1 लाख से 10,000 साल पहले तक आइस एज रही है। अब ये 10,000 साल के बाद की बात है। ये लगभग 10,000 के किनारे पर आ गए हम। तो एक क्लाइमेट चेंज हुआ। आइस एज जब ख़त्म हुई तो धीरे धीरे वातावरण गर्म होने लगा। उससे घास उगने लगी, पेड़ उगने लगे अलग अलग तरीके के। फिर जानवर भी अलग अलग तरीके से चढ़ने लगे उन चीज़ों को। उन्होंने भी अपना एक धीरे धीरे इवॉल्व हुए वे भी। जैसा जैसे उन्हें दिखा कि वनस्पति उग रही है उसी तरीके से उन्होंने उन्हें खाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खाया तो कहीं ना कहीं उनके बीज भी बिखरे चीज़ों के। लोगों ने उसे ऑब्ज़र्व करा कि ये बीज अगर गिरता है तो ये एक पेड़ की तरह उग जाता है। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई और धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया इंसान ने। तो ये क्लाइमेट चेंज, जो आइस एज का ख़त्म होना, एक बहुत बड़ा एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि इंसान की डेवलपमेंट में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। द लास्ट फेज ऑफ आइस एज, हैंस द क्लाइमेट बिकेम कंपेरेटिवली वार्म। दिस पीरियड कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ द टोटल पैलियोलिथिक पीरियड इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। है ना। लगभग पूरे पैलियोलिथिक पीरियड का सिर्फ 1/10 कहा जा सकता है। 1 लाख साल का ये टाइम था जो आइस एज ख़त्म हुई है। आइस एज हुई थी और फिर ख़त्म हुई है। ठीक है। इसमें कल्चरल प्रोग्रेस बहुत हुई है। और मॉडर्न मैन जो है, होमोसेपियंस हैं, वो इसी टाइम में उभर कर सामने आए हैं। और अपीयरेंस हुई है कुछ फ्लिंट इंडस्ट्रीज़ की, कुछ नए तरीके के छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे। और पत्थर उन्हें पता लग गया कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से हमें पत्थर सोर्स करना है, और वहाँ पर हमें अच्छा पत्थर मिलेगा तो अच्छे टूल्स बनेंगे। इस तरीके की हमें साइट्स भी मिलती हैं। हैंड एक्सेस यूज़ करा उन्होंने, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, ब्लेड्स, बर्न्स, ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ करी। ठीक है। तो ये सब चीज़ रॉक शेल्टर्स में ही रहा करते थे और केव्स में ही रहा करते थे जब भी। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश। और जो अपर ड्यून्स, अपर लेवल्स हैं गुजरात के ड्यून्स के, वो भी साउथ बिहार प्लेट्यू तक पहुंच गए। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो थोड़ा धीरे धीरे साउथ की साइड में इन्होंने रुक करना शुरू कर दिया। तो
हम कह सकते हैं कि जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में धीरे धीरे साउथ की साइड बढ़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसे 9000 बीसी से 4000 बीसी तक का मोटा मोटा इसका अनुमान है। क्लाइमेट वार्म और ड्राई हो गई थी, आइस एज ख़त्म हो गई थी, और क्लाइमेट के चेंज की वजह से फ्लोरा एंड फौना होने लगा। मैंने आपको बताया था कि जब वनस्पति होने लगी तो जानवरों की संख्या भी बढ़ गई, जब उनके खाने का सामान वहाँ पर होने लगा। ठीक है ना, जब खाना हो गया तो जब सामान जानवर भी बढ़ गए। और इससे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स जो हैं नए एरियाज़ में गए। जब जानवरों का पीछा करते करते उन्हें हंटिंग करनी थी जानवरों की, तो वो उनका पीछा करते करते नई जगहों पे गए। और ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था, जिसमें हम कह सकते हैं पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का एक ट्रांजिशनल पीरियड, जिसमें कि ह्यूमन ने काफ़ी ज़्यादा सीखा है। और इसे लेट स्टोन एज भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मेसोलिथिक पीरियड को लेट स्टोन एज भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आ जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि लिखना क्या था, इसमें क्या आंसर था। अब देखते हैं टूल्स इनके थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि माइक्रोलिथ के जो टूल्स, जो माइक्रोलिथ कहा जाता था, जिन्हें माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे स्टोन के टूल्स, छोटे टूल्स बहुत छोटे होते थे। और ये किस पीरियड में होते थे, मेसोलिथिक पीरियड में। स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे और प्रोबेबली स्टक टू स्टोन्स टू बी यूज्ड एज सॉज एंड सिकल्स। और इसे दूसरी चीज़ों के साथ लगाकर जोड़कर, जैसे इसका एक हैंडल बना लिया और आगे इसमें छोटा सा एक पॉइंटर टूल लगा दिया, तो सॉज और सिकल्स इसमें बना लेते थे। ब्लेड्स, डैगर्स, स्पेयर हेड्स, क्रिसेंट्स, एरो हेड्स, ट्राइंगल्स, सिकल्स, ट्रेपीज एट्सेट्रा, ये सब टूल्स के वो हैं एग्जाम्पल। और ये कहीं नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से थे। इंडियन साइड से बेलन वैली, वही उत्तर प्रदेश, भीमबेटका। और इसमें वही लिख रखा है कि 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिली हैं। ब्रह्मगिरी मैसूर, देखो साउथ में पहुंच गए। नर्मदा वैली, विंध्यन बेसिन में भी पहुंच गए। बागोर राजस्थान भी इम्पोर्टेंट है। माइक्रोलिथिक एक इंडस्ट्री मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पर साइट्स होती थी, जहाँ पर आपको ये अच्छा स्टोन मिलता था, वो एक प्रसिद्ध साइट्स हो जाती थी। और वहाँ से फिर काफ़ी टूल्स बनाने के लिए ये जो स्टोन था वो वहाँ से सोर्स करा जाता था। तो एक बागोर राजस्थान में एक अच्छी हमें इसकी संख्या मिलती है। ऐसे ही आदमगढ़ मध्य प्रदेश में ये अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जगह है, वहाँ पर सबसे पहले इंसान ने जानवरों को पालना शुरू करा। ऐसे ही लांगगंज गुजरात है, यहाँ पर एविडेंस मिलता है कि जो मर गए थे लोग उन्हें दफनाया गया। नहीं तो उससे पहले छोड़ दिया जाता था ऐसे ही खुले में, लेकिन इसके बाद दफनाना शुरू कर दिया। तो लांगनाज है, ये लांगनाज गुजरात, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुहराना पहाड़ा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर भी हमें दफनाने के सबूत मिलते हैं। तो सबसे पहले लांगनाज में हुआ और फिर ये उत्तर प्रदेश में भी आ गया। अब आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड की बात हम करते हैं। नियोलिथिक पीरियड में हम बात करेंगे न्यू स्टोन एज की, जो मैंने आपको बताया था न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज जो है, हमने मेसोलिथिक को कहा था लास्ट स्टोन एज, अब नियोलिथिक है न्यू स्टोन एज। ठीक है, 7000 बीसी से 1000 बीसी, मतलब लगभग 9000 साल पहले से लेकर 3000 साल पहले तक की बात है ये। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज़ होते थे। इसमें इसकी एक बड़ी डिस्टिंक्टिव फीचर ये है, एक अलग फीचर ये है कि इसमें स्टोन टूल्स तो होते थे लेकिन उन पर पॉलिश होती थी, बहुत ही चिकने होते थे वो। और स्टोन एक्सिस यूज़ होती थी, लार्ज नंबर्स में हमें ये मिली हैं। माइक्रोलिथ टूल्स भी यूज़ होते थे, जो मिसोलिथिक में हमने पढ़ा था। जो छोटे टूल्स थे, जो छोटे स्टोन टूल्स थे, वो भी यूज़ होते थे और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते थे अलग अलग। ब्यूरिन्स, सॉस, चीसेल्स। चीसेल्स का मतलब जैसे चीसल जो होती है वो होती है हथौड़ा, और छीनी, छीनी जो होती है वो चीसल बोलते हैं। ठीक है ना। पॉटरी ऑफ दिस एज इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर। ठीक है, इसमें हम पॉटरी भी देखते हैं। पॉटरी मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए थे, और ये काले कलर के होते थे, ग्रे कलर के होते थे, और मेट मतलब थोड़ा
खुरदुरे टाइप के होते थे, ठीक है। सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर यूज़ हो गया था क्योंकि इन्हें धीरे धीरे जानवरों का पीछा करते करते इन्हें धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा था नेचुरल चीज़ों को देखते देखते, क्योंकि कल क्लाइमेट वार्म हो गया था। तो जब वनस्पति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी तो इन्हें समझ में आया कि हम एग्रीकल्चर अपने आप भी तो कर सकते हैं। इस चीज़ का बीज ले लो, यहाँ से इस पौधे का बीज तोड़कर इसे दोबारा से उगा दो। तो ये बीज इकट्ठा करने लगे, अपने हिसाब से एग्रीकल्चर करने लगे। तो सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर शुरू होता है नियोलिथिक पीरियड से। और मैंने जैसे बताया क्लाइमेट ने ही हेल्प करा इन्हें फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। फर्टिलाइजर्स, सिकल, प्लो एंड पॉटरी इन एग्रीकल्चर, ये थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि जैसे इन्हें पता लगा कि गोबर भी अगर इसमें मिक्स कर दो तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। और इन्हें ये पता लगा कि थोड़ा एयर की भी ज़रूरत है जड़ों में, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत उसमें प्लो कर लेना चाहिए फील्ड को। और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर यूज़ करा जाता था कि पौधों को वहीं काट दिया और आग लगा दी। ये चीज़ भी इनके समझ में आ गई थी कि अगर आग लगा के वहीं छोड़ दो तो मतलब हार्वेस्टिंग कर ली, पौधे काट लिए, जो चीज़ काम की थी वो निकाल ली और बाकी को आग लगा दिया और फिर से वहीं 1 2 साल 3 साल वहाँ पर ऐसे करा। और फिर जब उसकी फर्टिलिटी कम हो गई एरिया की तो दूसरी जगह ऐसे कर लिया, ठीक है ना। होर्स ग्राम, रागी, ये सब कल्टीवेट करे जाते थे। कॉटन भी आ गया देखो यहाँ पर, राइस आ गया, वीट आ गया, इससे पहले तो नहीं पढ़ा ना हमने। तो ये सब चीज़ें उगने लगी। बार्ले, जौ, बनाना, येम्स, येम्स मतलब मीठा आलू टाइप का होता है, ये सब कल्टीवेट होने लगे, है ना। और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कॉटन को भी यूज़ करने लगे, क्योंकि कहीं ना थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कॉटन को, और उसको हमने बुनना शुरू कर दिया कि भाई पतले पतले रस्सियों में इन्हें अगर हम इसे रस्सी का शेप दे लें, इसे थोड़ा खींच कर, तो उससे भी हम कुछ बना सकते हैं। सेटल्ड लाइफ जी इन लोगों ने। और कॉमन राइट्स थे प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब जैसे कि 50 लोग एक जगह पर रह रहे हैं तो वो जगह पूरे 50 लोगों की थी। और व्हील डिस्कवर कर लिया था इन्होंने, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है, फायर कब डिस्कवर हुई थी? पैलियोलिथिक पीरियड में। व्हील कब डिस्कवर हुआ? नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। हैंडमेड पॉटरी आ गई थी यहाँ पर। व्हील मेड पॉटरी इज़ फाउंड इन द लेटर फेज। और हैंडमेड पॉटरी शुरुआत में, और बाद में फिर व्हील पर, जो चक्के पर बनाकर गोल एकदम पॉटरी बनाने का जो रिवाज आया वो थोड़ा बाद में आया। कैटल, शीप और गोट्स उनके पास थे, उन्हें उन्होंने पालना सीख लिया था। हमने पहले देखा कि धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का मतलब है पालना शुरू कर दिया था उन्होंने, जंगली जानवरों को थोड़ा डोमेस्टिकेट कर लिया था। डॉग्स का हमें यहाँ पर वो मिलता है, सांडों का मिलता है, पिग्स का मिलता है, चिकन्स का मिलता है, ये एविडेंस हमें मिले हैं। अब देखो, अब एक तरफ तो पॉटरी बनाना हो गया, एक तरफ हो गया उसे बेक करना, कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेक भी करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो फायर बेक्ड अर्थन पॉट्स यहाँ पर मिले हैं। घरों के एविडेंस मिले हैं। घर किस तरीके के? मान लीजिए गड्ढा बना लिया, गड्ढा कर लिया बहुत बड़ा एक, और उसमें रहने लगे, वो घर बना लिया उन्होंने अपना। फिर धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन के ऊपर भी घर बनाने शुरू करे, मिट्टी से उन्होंने ढेर लगा दिया और उन्हें लगा कि हाँ, चाहे वो एक दीवार 1 फुट मोटी 2 फुट मोटी थी, लेकिन उन्होंने मिट्टी का ढेर लगा लगा कर घर बनाने भी स्टार्ट कर दिए। मेगालिथ्स मिलते हैं। मेगालिथ्स क्या होता था देखिए, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मोस्टली मेड ऑफ रीड एंड मड, ठीक है ना। तो मेगालिथ्स होते थे बड़े बड़े गोल या रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे जो कि मड और रीड से बने हुए थे। तो मैंने बताया मेगालिथ अलग चीज़ होती थी। मेगालिथ मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या होता था, ठीक है ना। मेगालिथ का मतलब है ये जहाँ पर कहीं पर ब्यूरल साइट होती थी ना, कहीं पर किसी को दफनाया जाता था, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था जिससे कि उसकी पहचान हो सके। तो ये मेगालिथ है। तो मेगालिथ का मतलब अलग है। और ये जो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस हैं ये मिलते थे उस टाइम पे, और ये ज़्यादातर मिट्टी के बने होते थे। विलेजेस आने लगे, वहाँ पर जब एक सेटल्ड लाइफ होने लगी, एक जगह पर रहने लगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और पूरे एरिया पर एक 50 लोगों का 100 लोगों का एक हक है, तो वो विलेजेस की तरह से बनने लगे। ऐसे ही हमें एक टर्की में जगह है कैटल हुयुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको याद रखिएगा। ये एक नियोलिथिक साइट है कैटल हुयुक।
और ये टर्की की है। यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं, हमें एविडेंस मिला है कि वहाँ पर गाँव के तरीके से, गांव जैसी जो एक प्रणाली है वो वहाँ पर बनपने लगी थी इस टाइम में। जेरिचो भी एक जगह है, वो नीचे पड़ेंगे। और ज्वेलरी का यूज़ करने लगे थे, अपने आप को थोड़ा साज सजावट करने लगे थे। उसके लिए उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से क्या चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टोन की उन्होंने वो बना ली, या फिर कोई बीड्स बना ली, छोटी छोटी बैंगल्स बना ली। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अर्ली सेटल्ड कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड जो हैं वो है मॉडर्न टर्की, कैटलहुयुक मैं बता ही रहा था आपको, जो कि कोन्या सिटी, जो मॉडर्न अब कोन्या सिटी बोलते हैं एक, उसके पास है। और ये जो साइट इसलिए मानी जाती है, काफ़ी जानी मानी साइट है, नियोलिथिक साइट है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बहुत मिला है, वैरायटी भी बहुत मिली है आर्ट की, और वॉल्यूम भी बहुत मिला है। वॉल्स पे डेकोरेशन होना, और ह्यूमन की मतलब एक ह्यूमन बीइंग की तस्वीर बनाना, एनिमल्स की तस्वीर बनाना, ये सब वहाँ पर वॉल्स पर मिला है। लार्जेस्ट अर्ली सेटलमेंट था अराउंड 8000 BC में। और यहाँ का जो पॉपुलेशन थी वो 6000 लोग यहाँ पर रहते थे उस टाइम में। आज से 8-9 हज़ार साल पहले की बात हो रही है। और डेंस सेटलमेंट था यहाँ पर। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर बढ़िया होता था, लगभग 12 क्रॉप्स उगाई जाती थी। ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी। मिलिट्री जो थी वो थोड़ी सी थी वहाँ पर, स्मॉल मिलिट्री कहा जा सकता है, जो कि मतलब मिलिट्री क्या, वो सुरक्षा करते थे बस। कुछ लोग ऐसे अपॉइंट कर दिए गए होंगे पूरे गांव में कि आप सुरक्षा करो, ये जंगली जानवरों से या कोई और ना आ जाए, कोई बाहरी आदमी ना आ जाए, तो उससे सुरक्षा करी जाए सबकी। रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी कुछ कुछ होने लगी थी। देखिए पुराने टाइम में क्या होता था ना, जो चीज़ समझ से बाहर है वो रिलीजियस एक्टिविटी में आ गया, है ना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल पावर को कहीं ना कहीं उसे उसकी एक तरीके से पूजा करना, कि भाई इस बार हमारी भगवान से प्रार्थना करना। भगवान तो उस टाइम ऐसे थे नहीं कि जैसे आज की बात करते हैं हम। तो उसमें एक नेचुरल पावर, मान लीजिए एक पेड़ के नीचे ही उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को हम पूजेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है, तो वो शुरू कर दिया, बस ये एक चीज़ होती थी। लेबर का डिवीजन था, जैसे कि एक काम कोई करेगा तो दूसरा काम दूसरा करेगा, ऐसा नहीं है कि सब लोग सभी तरह के काम कर रहे हैं। स्टोन एक्सेस, बोन टूल्स, वुडन बाउल्स मिलती हैं, स्टोन पॉटरी, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बास्केटरी, बास्केट वगैरह जैसी चीज़ें मिलती हैं। पेरू में हमें एक सेटलमेंट मिलता है, वाइट और स्वीट पोटैटोज़ वहाँ पर मिलते हैं, हमें टोमेटोज़ मिलते हैं। देखो पेरू में आप देख रहे हैं, साउथ अमेरिका में पेरू, वहाँ पर टोमेटोज़ होते थे उस टाइम में, इतने पुराने टाइम में। और स्वीट पोटैटोज़ होते थे, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, वो चीज़ वहाँ पर होती थी। तो ये दो चीज़ें इसका मतलब वहीं से ही इधर आई हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा एक जोग्राफी क्वेश्चन भी हो जाता है कि टोमेटो कहाँ से इंडिया में आया है, तो वो पेरू है, ठीक है। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिलती हैं बीन्स, कॉर्न। देखो अमेरिका से कॉर्न आया है ये। स्क्वैश, स्क्वैश मतलब आप देख के बताइएगा क्या होता है स्क्वैश मतलब, ठीक है। चाइना में हमें येलो रिवर के किनारे मिलता है मिलेट और राइस, यहाँ पर उगाए जाते थे। अफ्रीका में मिलता है नाइल रिवर के किनारे वीट और बार्ले, इस टाइम में वहाँ पर उगाए जाते थे, ठीक है। इंडियन साइट्स कौन सी हैं, न्योलिथिक साइट्स मैं भी बात करूँगा। इंडियन साइट्स है बुरजा होम, जो कि लगभग कश्मीर में है। 2700 BC यहाँ पर मिलता है, लगभग 5000 साल पहले। वेपन्स और टूल्स इस्तेमाल करते थे जो कि बोन्स के थे और बहुत ही चिकने थे, मैंने आपको बताया पॉलिश थे। बुरजा होम की एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पर डॉग्स को पाला गया, और डॉग्स जो हैं अपने मास्टर्स, जो उनका मालिक होता था, उसके साथ उसे दफनाया जाता था। ये एक बड़ी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। गुफकराल में क्या पाया गया, वेपन्स और टूल्स तो वे यूज़ करते ही थे जो कि बोन्स के थे, और पॉलिश्ड स्टोन्स थे वहाँ पर, वही चीज़ जो पहले पढ़ाई है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता था, एनिमल डोमेस्टिकेट करे जाते थे। चिरांद मिलता है हमें। गुफकराल कहाँ है, कश्मीर में। चिरांद है पटना, माना जा सकता है बिहार में। बोन टूल्स यहाँ पर मिले हैं, और ये गोदावरी रिवर के साउथ में हमें भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स थी। असम की हिल्स में भी देखने को मिलता है, गारो हिल्स जो कि मेघालय में है, और नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्याज इन मिर्ज़ापुर, है ना।
मिर्ज़ापुर मतलब विंध्या के नॉर्थ में भी मिलता है, जो कि मिर्ज़ापुर एरिया आ जाता है। इलाहाबाद में मिलता है, हल्लूर कर्नाटका में, मस्की भी कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटका में है, ताकाल कोट है, ये भी कर्नाटका में है, पय्यमपल्ली है, ये तमिलनाडु में है, और पिकली हल है, ये आंध्र प्रदेश में है। और जो कैटल हर्डर्स थे, जो कैटल्स को पालते थे, जो गाय भैंस को पालते थे, उन्होंने गोट्स को भी पाला, शीप्स को भी पाला, और दूसरे कैटल को भी पाला। ठीक है। उंटूर भी एक जगह है जहाँ पर आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर हमें नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अगर हम इंडिया की बात करें तो बुर्जा होम है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आ जाता है, तो उसमें सबसे पुराना है मेहरगढ़, जो कि 9,000 साल पहले का है। और यहाँ पर वीट और कॉटन के हमें साक्ष्य मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्जा होम में क्या मिला है? कुत्ता, कुत्ते को पालने के अवशेष, और वो उन्हें अपने मालिकों के साथ दफनाया गया। ऐसे ही मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है, एक तो ओल्डेस्ट है, और दूसरा व्हीट और कॉटन यहाँ पर पाया गया है। और मड ब्रिक हाउसेस में, मिट्टी के बने हुए घरों में ही रहा करते थे। वर्ल्ड साइट्स की बात करें तो जेरिशो, देखो जेरिशो है, ये फ़लस्तीन में, हमने जेरिशो पहले भी पढ़ा था, ये फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन मतलब इसराइल, इसराइल कहा जा सकता है मोटा मोटा। ठीक है। कैटल हयूक तुर्की में है। जर्फ अल अहमर ये है सीरिया में, और तेल अबू हुरैरा ये है सीरिया में। तो ये मान लीजिए वर्ल्ड साइट्स में ये जो एरिया हो गया मिडिल ईस्ट का, ये बड़ा कहा जा सकता है कि नियोलिथिक साइट्स का गढ़ है। अब चलते हैं चालकोलिथिक एज में। चालकोलिथिक मैंने आपको बताया था जहाँ पर कॉपर और स्टोन का एक साथ यूज़ हुआ है, मतलब स्टोन का यूज़ तो पहले से होता आ रहा था, अब कॉपर का यूज़ भी शुरू हो गया है। तो इसमें 2100 बीसी से 700 बीसी तक का टाइम पीरियड है। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज में। देखिए पत्थर के यूज़ के बाद हमने कॉपर यूज़ करना शुरू करा है, तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि सबसे पहला जो मेटल यूज़ हुआ है वो कॉपर हुआ है, ना कि आयरन। ठीक है। अब जो कॉपर यूज़ हुआ पत्थर के बाद, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों यूज़ हुए, तो वो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, और वो कहलाता है चालकोलिथिक एज। कॉपर और स्टोन टूल्स वर यूज्ड, वेरियस चालकोलिथिक कल्चर्स। अब इसमें क्या है कि अलग अलग कल्चर की तरीके से नाम दिया है इसमें। चालकोलिथिक कल्चर मतलब जहाँ पर कॉपर और स्टोन एक साथ यूज़ हो रहे थे, कुछ कल्चर हैं, कुछ अलग अलग एरिया कह दो, तो उसे एक कल्चर का नाम दिया गया है। कि मान लीजिए एक नॉर्थ में ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही थी, तो उसका एक कल्चर बता दिया कि ये प्रभास कल्चर है, या कुछ मालवा कल्चर है, कयाथा कल्चर है, तो कल्चर का नाम दे दिया उसे एरिया वाइज। प्रभास एंड रंगपुर कल्चर भी चालकोलिथिक कल्चर है, चालकोलिथिक के अंदर आता है। मालवा कल्चर भी, कयाथा कल्चर भी, आहार कल्चर, स्वालदा कल्चर और जोरवे कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कल्चर याद कर लेना अच्छे से। प्रभास और रंगपुर कल्चर है, इसकी सबसे बड़ी जो यूनिक फीचर था, पॉलिश्ड रेडवेयर, लाल कलर के बर्तन, वो भी चिकने। और दोनों ही जो हैं ये हड़प्पा कल्चर से डराइव होते हैं, मतलब हड़प्पा कल्चर आ चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। आहार कल्चर, ब्लैक और रेडवेयर, काले बर्तन भी मिलते हैं, लाल बर्तन भी मिलते हैं, और मतलब लाल बर्तनों पे कई बार काले पेंट से वो डिज़ाइन बनाए जाते थे, तो ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है इसे। ये आहार कल्चर है। मालवा कल्चर गुजरात में है, और ये लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट्स में से एक है। और ये नर्मदा और उसकी आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज थी, उसके उसके किनारे पर ये फला फूला। मालवा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आहार कल्चर, ये सारे कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। कयाथा कल्चर, इसका यूनिक फीचर था स्लिपरी रेडवेयर हैविंग चॉकलेट डिज़ाइंस। मतलब स्लिपरी रेडवेयर का मतलब कि लाल कलर के बर्तन जो कि बहुत ही चिकने होते थे, जो हाथ से फिसल जाएं, और दूसरा उस पर चॉकलेट कलर के डिज़ाइंस। ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ फ्लोरिश? चंबल के किनारे, चंबल नदी के किनारे। तो कयाथा कल्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं ये। ठीक है, याद रखना। टूल्स कौन से यूज़ होते थे? पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर होती थी। अगर हम इसमें
बर्तनों की बात करें तो वो ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था। ठीक है। पेंटेड पॉटरी, मैंने कहा डिज़ाइंस बने होते थे, पॉटरी बनाने के बाद उस पर डिज़ाइंस भी बनाते थे, तो वो पेंटेड पॉटरी की प्रेजेंस थी और ये ही इसका मेन हॉलमार्क है। हैबिटेशन और ऑक्यूपेशन जो थे, फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी यहाँ पर, ब्यूरियल लोगों को दफनाने की प्रैक्टिस होती थी और ये एक इसका यूनिक फीचर है। इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, गिलुंद राजस्थान में है और ये अपने ब्लैक एंड रेड वेयर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे ही बलाथल, बालाथल है, ये भी ब्लैक और रेड वेयर के लिए बहुत ही फेमस है। और आहार राजस्थान, इसका भी ब्लैक एंड रेड वेयर काफ़ी फेमस है। धुलिया स्वालदा कल्चर, स्वालदा कल्चर का धुलिया आता है जो कि महाराष्ट्र में है। स्वालदा कल्चर, ठीक है ना, ये आप एक याद रखिएगा कि धुलिया जो है ये स्वालदा कल्चर से रिलेटेड है और ये महाराष्ट्र में है। ऐसे ही नर्मदा वैली और चंबल वैली, ये हमने पढ़ लिया। नंबर नर्मदा के किनारे था मालवा कल्चर और चंबल का किनारा था कयाथा कल्चर। ठीक है। अब मैप्स देख लेते हैं। देखिए, प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। भीमबेटका मैंने आपको बताया था, भीमबेटका ये रही राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश में। ये रूपड़, कालीमंगन, मोहनजोदारो, ये तो एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, ये हटा दीजिएगा। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया न्यूलिथिक साइट है, ये पाकिस्तान में आती है। और मेहरगढ़ में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या पढ़ा था मेहरगढ़ में, क्या इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और चिरांद है ये एक, ये पटना में मैंने बताया था आपको, ये वही बिहार की साइड आ गया। और हमने एक पढ़ा था आसाम हिल्स में, दाऊजली हेदिंग भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आपका बाकी आप देख लीजिएगा, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, यही सब है। आगे देखते हैं, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ है पैलियोलिथिक साइट्स में। लोअर पैलियोलिथिक, ये आप पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा मोटा मोटा कि कैसे कैसे लोअर पैलियोलिथिक लिख रखा है यहाँ पर। जो गोल वाले हैं लोअर पैलियोलिथिक हैं, जो ट्रायंगल है वो अपर मिडिल पैलियोलिथिक है। लेकिन इसमें ना भीमबेटका देखो आप, अगर आप देखो ये रहा भीमबेटका, ये रहा, ये जो है भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। ऐसे ही यहाँ पर है, एक ये वाली है। ठीक है। और एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में कैसे फैला है ये बता रखा है। देखो, मिडिल ईस्ट से शुरुआत हुई है, ये रहा इसका पॉइंट, यहाँ से शुरुआत होकर इधर गया, इधर गया, उधर गया, ये यहाँ फैला फिर। ठीक है ना, ये सब मिडिल ईस्ट से ही शुरुआत हुई है एग्रीकल्चर की। तो कहा जा सकता है पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है ऑलमोस्ट, वो सबसे पहले मिडिल ईस्ट में हुई थी। नियोलिथिक कल्चर जो है, नियोलिथिक कल्चर में हम देख सकते हैं काफ़ी सारे साइट्स बता रखे हैं इसमें। देखो, बुरजा होम है और आपका मेहरगढ़ है ना। और मेहरगढ़ का देखो आंसर भी इसमें लिखा है, ये लिखा है एडवांस्ड व्हीट एंड कॉटन। ठीक है। बुरजा होम, गुफकराल, ये यहाँ पर हैं। ठीक है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। और बिफोर क्राइस्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये करा जाता है, जो हमारा ईयर्स को जो मार्क करा जाता है वो किस तरीके से है। बिफोर क्राइस्ट मतलब दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड लगभग 532 एडी में, एक मॉन्क ने करा था। और जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को हम जब, जो हम ये इंग्लिश का कैलेंडर जो फॉलो करते हैं वो इसी के आधार पे है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो है वो, जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो है वो ज़ीरो माना जाता है। अब 2023 है तो 2023 साल बाद हम आ गए हैं। ठीक है। एनो डोमिनी मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब वही कि जीसस पैदा हो चुके थे, तो ये भी उसी से ही मतलब है। 1 AD डायरेक्टली फॉलोज 1 BC, तो 1 BC के बाद डायरेक्ट 1 AD आ जाता है। ठीक है। मतलब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, जब नहीं हुए थे तो 1 BC चल रहा था, और जैसे ही पैदा हो गए उसके बाद 1 AD आ गया। ठीक है। और BC जो होता है अनकैलिब्रेटेड डे होता है, और BCE भी बोलते हैं कभी कभी,
तो ये जो है ये है बिफोर कॉमन ईरा। कॉमन ईरा भी वही चीज़ है क्रिश्चियन रेफरेंस की वजह से। तो कॉमन ईरा मतलब, बिफोर कॉमन ईरा का मतलब होता है क्रिश्चियन रेफरेंस ही है। मतलब कॉमन ईरा वही कहते हैं। कॉमन ईरा का मतलब है आज से। आज से मतलब आज से कितने साल पहले, ठीक है। और सी ई है कॉमन ईरा। दिस इज़ द न्यू सिस्टम ऑफ लेबलिंग ईयर्स विच इज़ नाउ वाइडली यूज्ड एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम ईयर्स। तो ये बिफोर कॉमन ईरा तो वही है बीसी वाला, ठीक है ना। बीसी बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन ईरा ये सेम ही मतलब है। और सीई का मतलब एडी से, मतलब एनो डोमिनी। ये दोनों ही चीज़ें सेम है, ठीक है। और सिरका का मतलब होता है, ये भी लैटिन वर्ड है। एग्जैक्ट, कोई अगर एग्जैक्ट ईयर नहीं है आपके पास कोई, तो ये सिरका बोल देते हैं, सिरका, ठीक है। ये सिरका कह दिया जाता है जब कोई एग्जैक्ट आपके पास डेट नहीं है या आपके पास एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, तो सिरका बोल देते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हायर क्लासेस में आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको मुश्किल ना हो उसे समझने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो भी यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में या किसी और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई अगर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं तो वो भी हम साथ के साथ करते चलेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसे, किस तरीके से हमें ये पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, मुझे तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।